हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी थी जिसका नाम है गुरु। ये बुक श्री नरेंद्र रावल है, जो कि अफ्रीका केन्या के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये बेसिकली नरेंद्र रावल गुजरात के एक छोटे से गांव से है, बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपनी जो शुरुआती जीवन है लाइफ का, वो बेहद गरीबी और पॉवर्टी में बिताया था। और वहाँ से उन्होंने खुद संघर्ष किया। कोई फैमिली बैकअप नहीं, कोई फादर के द्वारा या मिली हुई संपत्ति में नहीं, फिर भी आज अफ्रीका के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। और दोस्तों, रिसेंटली जब केन्या के साथ कुछ रिलेशन में तकलीफ हुई थी, तब श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने भी इनसे बातचीत की थी और उन्होंने सारा मसला सुलझा दिया था। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी बहुत ही मुझे इंस्पिरेशनल लगी। मैंने ये करीब 400 पेज की बुक है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है और गुजराती वर्जन में भी ये अवेलेबल है। और इन्होंने खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। ये किसी भी बिजनेस पर्सन जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसमें क्या क्या एथिक्स रहने चाहिए, क्या क्या उसको अपने फंडामेंटल रूल्स रखने चाहिए, उसको अगर सीखना चाहे, या फिर कोई भी पर्सन अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, तो ये बायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बायोग्राफी के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली इनकी कहानी गुजरात के एक सुरेंद्र नगर जिला है, जहाँ का एक छोटा सा गांव है माथक, वहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो ये पूरे इनकी फैमिली थी, वो जॉइंट फैमिली थी, अपने ग्रैंडफादर की फैमिली में रहते थे। इनके ग्रैंडफादर का परिवार काफ़ी बड़ा था। फिर उसके बाद फैमिली अलग हुई। उसका फादर और उनके ग्रैंडफादर का रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे हुए, और फिर इनके फादर ने एक छोटी सी दुकान भी लगाई। तो बचपन से ही ये नरेंद्र रावल थे, उनका पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन ये जो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको ब्राह्मण के जो सारे पूजा पाठ विधि विधान सब था, उनका एक अच्छा नॉलेज था। बचपन से ही ये छोटे छोटे बिजनेस देखते थे। उनके फादर जब बिजनेस करते थे, दूसरे सिटी में जाते थे कोई चीज़ खरीदने या बेचने, तो उनका स्टडी किया करते थे। स्कूल टाइम में इन्होंने इस किताब में लिखा है कि ये जोड़िया, जो कि उनके नाना जी का गांव था, वो भी गुजरात के मोरबी ज़िले में आता है, और एक बंदरगाह से, वहाँ भी उन्होंने अपने कुछ स्कूल डेज बिताए हैं। और ये शरारती थे और बचपन से ही काफ़ी एग्रेसिव पर्सन थे, और सीखने की इनको हमेशा जिज्ञासा रहती थी। ऐसा इन्होंने पूरी अपनी बुक में बताया है। फिर इनकी धीरे धीरे स्टोरी शुरू होती है, और ये उतने अमीर नहीं थे कि ये अच्छी स्कूल अफोर्ड कर सके। तो इन्होंने जैसे तैसे करके अपना स्कूल जीवन पूरा किया। उनकी सारी बातें इस बुक में आती है। और उनका टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इनको भुज भेजा जाता है। भुज गुजरात का कच्छ जिले का सेंटर है, और वहाँ ये रहे, हॉस्टल में रहे, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके साथ साथ ही उनको चांस मिला कि वो एक पुजारी के तौर पर एक स्वामीनारायण टेम्पल भुज में है, जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ ये पूजा किया करते थे। तो ये पार्ट टाइम जॉब भी हो जाता था, और उनका जो भी हम पॉकेट मनी कहते हैं वो भी निकलता था। तो दोस्तों, उन्होंने काफ़ी टफ जीवन जिया है, क्योंकि पुजारी का जीवन इतना आसान नहीं होता। वहाँ सुबह 5:30 उठ जाना पड़ता है और सारी पूजा करनी पड़ती है। उन्होंने एक किस्सा बहुत अच्छा लिखा है, और वो कहते हैं कि ये किस्सा मेरे साथ हुआ था, वो मेरी लाइफ चेंजिंग रहा। एक बार क्या हुआ, ये श्री नरेंद्र रावल और उनके पिताजी राजकोट में कुछ बिजनेस के सिलसिले में गए थे। तो ये उतने अमीर तो नहीं थे कि होटल में जाके अच्छा खाना खा सके। तो उन्होंने क्या किया, जो लारी पे कुछ हमारे गुजरात में भजिया और गाठिया मिलता है, उसको बेसिकली वो पकोड़े जैसे होते हैं, उसको भजिया कहते हैं, वो न्यूज़पेपर की डिश जैसी बना के उसमें देते हैं, तो वो खा रहे थे। तो एक दुकान के पास खड़े थे और वहाँ खा रहे थे। तो वो दुकानदार ने उनको कहा कि यहाँ से चले जाओ, ऐसे क्यों गंदगी कर रहे हो। तो उनको ये बात बुरी लगी, और उनको तब बहुत ही, आज भी उनके दिल पे ये घाव है कि उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कितने गरीब है। और तभी से शायद उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा। दोस्तों, इसके बाद इनके जीवन में ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है, संघर्ष लाइफ के साथ ये करते रहते हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है। ऐसे में ही अचानक एक दिन
इनको एक चांस मिलता है कि केन्या में नायरोबी में जो स्वामीनारायण टेम्पल है वहाँ एक पुजारी की ज़रूरत है। तो इनको चांस मिलता है, ये वहाँ जाते हैं, काफ़ी साल तक वहाँ रहते हैं, उनके आसपास के लोगों को सब जानते हैं क्योंकि उनको पहले से ही सब जानने देखने का बहुत अच्छा शौक था। तो नायरोबी का ये उनका पहला केन्या का मुलाकात था कि और स्वामीनारायण टेम्पल के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वहाँ बाहर जाने का घूमने का कोई उतना मिलता नहीं, लेकिन उनकी नायरोबी मुलाकात पहली हो चुकी है। फिर क्या होता है कि उनकी कुछ ऐसे सोशल इंसिडेंट्स हो जाते हैं उनके फादर के, उसकी वजह से उनको वापस आना पड़ता है इंडिया। जब वो वापस आते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अगर आप आएंगे तो आपको शायद आपकी जगह दूसरा पुजारी भी आ जाए और आपकी पोस्ट नील हो जाए। तो उसके बाद वो आते हैं और वहाँ नायरोबी से लेटर भी आ जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर ये मोरबी में कुछ घड़ियों के काम फैक्ट्री है, वहाँ उन्होंने काम किया, कई सारी स्ट्रगल की, लेकिन उनको बिजनेस वहाँ नौकरी ठीक तरह से ये कर नहीं पाए। फिर एक दिन ये ठान लेते हैं कि भैया मेरे को तो केन्या जाना ही है और वहाँ जाके अपना कुछ करना है। फिर ये जाते हैं। नरेंद्र रावल ज्योतिष विद्या में बहुत माहिर थे, ये हाथ देखने में और जो ग्रहों की स्थिति बताते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनको ये बहुत अच्छा नॉलेज था। तो वे वापस केन्या जाते हैं। वहाँ दोस्तों इन्होंने कभी डू नॉट एग्जिट यानी कि कभी हार ना मानने की नीति इनकी पूरी लाइफ में आती है। इनके पास ना तो कहीं रहने का ठिकाना था, ना ही खाने पीने का कुछ था। ये पूरी स्ट्रगल इन्होंने बुक में दर्शाई है। फिर ये पटेल फैमिली के पास रहते हैं, कुछ दिन कहीं और रहते हैं, कुछ दिन ऐसे ऐसे इनकी लाइफ में ये काफ़ी केन्या के अलग अलग शहरों में घूमते हैं और वहाँ ये ज्योतिष का काम करते हैं और कई सारी फैमिली के साथ रहते हैं दोस्तों। लेकिन इनकी लाइफ की पूरी एक अच्छी चीज़ रही कि इन्होंने ना ही कभी किसी से एक्सपेक्टेशन रखी और किसी का ले लेना या चुरा लेना ऐसी कभी भी इनके दिमाग में आया ही नहीं, या एक इनोसेंट भाव से ये लाइफ जी रहे थे दोस्तों। और आगे इनकी लाइफ में आता है कि केन्या में अचानक से कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ के जो पटेल लोग थे उन्होंने अपना बिजनेस स्टील का वगैरह का बना रखा था, वो लोग केन्या छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं। और ऐसे में श्री नरेंद्र रावल जो कि केन्या में इन लोगों के घर पे इनका ज्योतिष का काम किया करते थे, उनको एक चांस मिल जाता था और ये शाम को उनकी फैक्ट्री पे जाके पूरा काम भी देखते थे। तो इनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका था कि ये क्या है, तो उस तरह से ये बिजनेस में एंटर होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में तब आता है जब ये अपने एक दोस्त की पार्टी में अपनी होने वाली वाइफ यानी कि मिसिस नीता को मिलते हैं। मिसिस नीता एक बहुत ही समझदार औरत इनकी लाइफ में आती है और उनसे उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद ही इनका प्रोग्रेस तेज गति से शुरू होता है दोनों दोस्तों। ये खुद नरेंद्र रावल और उनकी वाइफ दोनों मिलके एक छोटा सा हार्डवेयर की दुकान शुरू करते हैं और वहाँ से इनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी तो इनकी वाइफ खुद ट्रक या वो जो उनका व्हीकल होता है वो चला के डिलीवरी दे आती थी। तो मतलब कि 100% उनको अपनी वाइफ से सपोर्ट मिलता है। धीरे धीरे ये अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। कई जगह काफ़ी दिक्कतें आती है, कई बार वो राइट्स छोटे मोटे हो जाते हैं, सभी तरह की कई दिक्कतें हैं। इनकी वाइफ की प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ परेशानियां लिखी है, लेकिन ये मिलके सारी परेशानियों का इन्होंने शायद जितना फेस किया दूसरा कोई पर्सन होता तो वो छोड़ के चला जाता। तो दोस्तों ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और ये अगर कोई इंसान पढ़े तो कम से कम वो ख़राब परिस्थिति में कैसे जिया जाए ये सीख सकता है इस बुक से। तो फिर इनको आगे ऐसे ही धीरे 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 करते ये छोटे मोटे एक्विजिशन करते गए और आखिर में एक देवकी स्टील मिल की स्थापना की जो कि स्टील रोलिंग मिल है। इसके बाद तो उनकी प्रगति चलती ही रही और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर केन्या के बाद इन्होंने युगांडा और आसपास के कंट्री में भी अपना बिजनेस फैलाया, सीमेंट फैक्ट्री, कई सारे प्रोजेक्ट और किए। ये कहते हैं कि बचपन में जब वो अपने गांव माथक में थे तब उन्होंने देखा था कि एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उनके गांव आता है, तभी से उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर खुद का खरीदूंगा। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र रावल 50 प्लस की एज में
पायलट का लाइसेंस लेते हैं और खुद का हेलीकॉप्टर चलाते हैं। जब ये अपनी पहली फ्लाइट यानी कि पहली बार खुद का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, तब ये अच्छे काम भी करते हैं। तो उन्होंने जो अनाथ आश्रम वगैरह को वहाँ अफ्रीका में खोल रखा था, उनके बच्चों को साथ ले जाता है। इसके अलावा इनकी सोशल एक्टिविटी के बारे में भी काफ़ी कुछ इस बुक में लिखा है। वो स्कूल चलाते हैं, आसपास में जो मवेशी होते हैं उनको पानी की व्यवस्था की गई है। जब गुजरात का भूकंप आया था तब इन्होंने कुछ हेल्प की थी, और एक मोरबी के पास के गांव में कई सारे मकान बना दिए थे। इनकी फैमिली के भी जो हेल्प की है वो भी सारी लिखी है। और इनका उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक बार उनकी किडनैपिंग का भी केस होता है, उनके घर में चोर आते हैं, इनका किडनैपिंग भी हो जाता है। ये सारी परिस्थितियां हैं जिसमें से वो बाहर निकल सके। तो उन्होंने जो अपने बेसिक फंडामेंटल इस बुक में बताया है कि किसी भी परिस्थिति में एग्जिट डू नॉट एग्जिट की नीति है, और भगवान के ऊपर विश्वास रखो, और आप जो भी काम करो वो पूरी प्रामाणिकता से करो। तो दोस्तों जीवन में दिक्कतें नहीं आती। अगर आप भी ये बुक पढ़े तो आशा करता हूँ आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारी, और कैसे कोई पर्सन बिल्कुल जीरो से शुरू करता है और आज ये इनका 5000 करोड़ से ज़्यादा का एम्पायर है, और ये केन्या के बहुत टॉप रिचेस्ट पर्सन या अफ्रीका के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं। और फोर्ब्स मैगजीन ने भी इनकी सराहना की है। इनके घर पे टोनी ब्लेयर के पत्नी भी रह चुके हैं, और इनका अब तो काफ़ी बड़ा व्यापार हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने बेस और फंडामेंटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्टोरी है, कैसे एक छोटा सा पर्सन दूसरे कंट्री में जाके वहाँ इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना बिल्कुल ही आसान नहीं था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बुक आप भी पढ़ेंगे और आपको भी अच्छी जानकारी और अपने लाइफ के बारे में कुछ चेंजिंग होने वाली चीज़ें मिलेंगे। दोस्तों आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भी भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।